नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं इस संडे को कंडक्ट किए गए मॉक टेस्ट 36 का मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मैथ में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन को जानेंगे। और जो इस टेस्ट को नहीं भी दिए हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने वाली संभावित प्रश्न है, वो सब का जो सही मेथड क्या होना चाहिए है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आप सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि हम मैथ को बिना टच किए ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं संभव है। अगर आप मैथ में कम से कम 20 में से 15 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। इसीलिए आप लोग मैथ पे ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारी मॉक टेस्ट में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी की दक्षता यानी कि इफ़िशेंसी का अनुपात 9:7 है। एक साथ कार्य करते हुए वे निश्चित कार्य को 5.1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है, तो संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में दिखे तो आप कैसे इसको हल कर सकते हैं, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इफ़िशियंसी दिया हुआ है, इफ़िशियंसी का अनुपात दिया हुआ है ना, इफ़िशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए और बी का इफ़िशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9:7, है ना। और हम लोग को ये भी दिया गया है कि टोटल टाइम जो है, टाइम उसको वर्क को करने में कितना लग गया है, 5.1/4। तो ये हो गया, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 चौक 20, 21/4 दिन में वो पूरा करता है। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क क्या होता है, इफ़िशियंसी इंटू टाइम, है ना। तो इफ़िशियंसी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 को अगर हम लोग गुना कर दें 21/4 से, टाइम से, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये 4 से 4 बार में 21 चौक 84, हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 84 आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए अकेले कार्य का 3/7 भाग को पूरा करता है। तो ए कितना काम पूरा करता है, 3/7 भाग किसका, 84 का। ठीक है ना, तो 7 से 12, तो ये 36 यूनिट काम जो है वो पूरा करता है। और बी कितना काम करता है, शेष भाग 3/7 भाग ए पूरा करता है, तो बी कितना करेगा, 4/7 भाग पूरा करेगा। ठीक है, ये 84, तो टोटल वर्क 84 है, तो ये 12 से 7 से कितना बार में चल जाएगा, 12 बार में। ठीक है, तो ये कितना 48 यूनिट काम को करेगा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग से पूछा गया है, क्या हम लोग से पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा काम को पूरा करने में। तो हम लोग दोनों का अगर इफ़िशियंसी देखें तो टाइम कितना लगेगा। देखो, ए जो है वो 36 यूनिट काम करता है और उसका इफ़िशियंसी कितना है, 9, यानी कि 9 यूनिट पर डे काम कर सकता है। और दूसरा है बी जो है 48 यूनिट काम करता है और उसका इफ़िशियंसी कितना है, 7, है ना। तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 9 से ये 4 बार में चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 से ये 7 छक 42, है ना। बच गया कितना, 6/7। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 सही 6/7, है ना। 10 सही 6/7 दिन में ये पूरा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है r = 15 sin थीटा प्लस कॉस थीटा और s = है 16 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। तो r² / 15 का स्क्वायर प्लस s² / 16 का स्क्वायर का मान
क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 15 है ना इसको इधर ले आएंगे और ये जो 16 है इसको इधर ले आएंगे। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं r/15 इक्वल टू 15 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं s/16 इक्वल टू, ये यहाँ नहीं होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो ये r²/15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस s²/16 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और इसमें आएगा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 1 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री का। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। ठीक है, और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के विपरीत अगले 6 मिनट तक धारा के साथ तैरता है। ठीक है, एक बिंदु P पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर मान ली जाए कि वो तैराक का चाल को हम लोग x मानते हैं और धारा की चाल को हम लोग y मानते हैं, तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे हम लोग को y निकालना है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि धारा के विपरीत हम लोग चलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं, और उस समय हमारा क्या होता है स्पीड, x - y, है ना, x - y होता है। और जब हम लोग धारा के साथ चलते हैं तो उस समय हमारा स्पीड क्या होता है, x + y, है ना। और ये क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया है कि 6 मिनट के लिए वो धारा के साथ चलता है और 6 मिनट के लिए वो धारा के विपरीत चलता है। तो धारा के साथ 6 मिनट के लिए चलता है, और ये देखो ये अपोजिट चलेगा ना, अपोजिट चलेगा। मान लीजिए कि इधर से धारा का प्रवाह हो रहा है तो एक बार ये इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में जो है नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 120 मीटर का, 120 मीटर का। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू आ जाएगा 20, है ना। 6 कॉमन हो जाएगा, ये 6 कॉमन होके कट जाएगा इससे। ठीक है, 6 यहाँ भी है ना, तो 6 से ये 2 बार में ये कट गया 120। तो ये 2y इक्वल टू, अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x + y है, यहाँ -x है, x से x कट जाएगा और y से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम इसको डिटेल में सॉल्व ही कर देते हैं, बहुत किसी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए 1 सेकेंड। देखो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगा, x + y। ठीक है, और वो कितना चलता है, 6 मिनट के लिए, माइनस अब क्या है कि धारा के विपरीत चलता है, तो धारा के विपरीत चलता है मतलब कि x - y। ठीक है, वो भी 6 मिनट तक चलता है। ये माइनस साइन क्यों आया, डायरेक्शन चेंज हुआ इसके कारण, है ना। पहले मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा था तो अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए माइनस साइन आया। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 120 मीटर, है ना, 120 मीटर। अगर हम इसको 6 कॉमन लें, ये 6 को कॉमन लेके काट दे तो ये 20 मीटर, यहाँ 20 से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये x + y - x + y हो जाएगा इक्वल टू 20 मीटर। तो ये देखो x से x चला गया, यहाँ से 2y इक्वल टू कितना आ गया, 20। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 10। और ये 10 आया, ये 10 आया क्या, मीटर पर मिनट, क्योंकि ये 6 मिनट के लिए हम लोग लिए थे ना। अगर इसको हम लोग जो आंसर हम लोग को पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको 60 से गुना करेंगे और 1000 से भाग देंगे। तो ये 1000 से भाग देते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 नीचे बच गया, तो ये हो जाएगा 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा।
है ना। मतलब ये जो हम लोग को पूछा गया है कि धारा की चाल कितनी होगी, तो वो क्या होगा 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक आदमी 255 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे चरण में ट्रेन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई देना तो आप क्या कीजिए, देखिए आपका सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, आप लोग देखिए, और जो इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करके कमेंट में आंसर भी करें। ठीक है, तो ये देखो बस का चाल कितना है, बस का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ट्रेन का चाल कितना है, ट्रेन का चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग मान लें अगर कि जो पूरा जर्नी वो किया है 255 किलोमीटर का, वो अगर बस से किया है तो बस से किया है तो वो कितना, मान लिया 255 किलोमीटर जो है वो टोटल जो है वो जर्नी किया है बस से। तो बस से अगर 7 घंटे के लिए वो चला है, बस से टोटल जर्नी वो कितने में किया है 7 घंटे में किया है। ठीक है, मान लीजिए टोटल जर्नी वो किया है वो बस से, तो बस से कितना किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7 घंटे तक अगर यात्रा करता है तो वो कितना 210 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। लेकिन वो टोटल यात्रा किया कितना है 255 किलोमीटर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना किया है 45 किलोमीटर का यात्रा एक्स्ट्रा किया है। ये एक्स्ट्रा किस कारण से संभव हो पाया है, एक्स्ट्रा इस कारण से संभव हो पाया है कि कुछ यात्रा जो है उसने ट्रेन से भी की है। ठीक है, तो ट्रेन से कितना यात्रा किया है, इसके लिए जो एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर पर आवर उसका जो स्पीड था, ट्रेन का स्पीड बस से 15 किलोमीटर ज़्यादा था उस कारण से, तो इसको 15 से भाग दे देते हैं अगर हम लोग, तो ये हम लोग यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा कि वो 3 घंटे की यात्रा जो है, 3 घंटे की जो यात्रा है वो बस से किया है। 3 घंटे की यात्रा जो है, सॉरी 3 घंटे की जो यात्रा है वो ट्रेन से किया है। तो 3 घंटा ट्रेन से किया है, तो बस से कितना किया है, बस से किया है 4 घंटे की यात्रा। ठीक है, 4 घंटे की यात्रा, तो 4 घंटे की यात्रा कितना हो जाएगा ये आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 4, यानी कि 120 किलोमीटर की जो यात्रा है वो बस से की है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और हम समझा देते हैं कि देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस से जब यात्रा करता है, टोटल यात्रा 255 किलोमीटर करता है और वो 7 घंटे के लिए यात्रा करता है, जिसमें बस की चाल जो है वो दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन का चाल दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम लोग अगर पूरी यात्रा जो है बस से करते तो वो कितना 7 घंटे में कितना चल पाते हम लोग 210 किलोमीटर, लेकिन हम लोग कितना चले हैं 255 किलोमीटर, एक्स्ट्रा कितना चले हैं 45 किलोमीटर। ठीक है, तो 45 किलोमीटर किस कारण से चले हैं, क्योंकि कुछ यात्रा हम लोग ट्रेन से भी किए हैं। तो ट्रेन जो है बस से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो वो 15 किलोमीटर 45 को अगर हम लोग 15 से भाग दे दें तो ये 3 घंटा जो जर्नी किए हैं हम लोग ट्रेन से किए हैं। ठीक है, अब 3 घंटा जर्नी अगर ट्रेन से किए हैं, टोटल 7 घंटा जर्नी किए हैं, तो बस से कितना घंटा का जर्नी किए हैं 4 घंटा का जर्नी किए हैं। तो बस का जो स्पीड है वो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटा का जर्नी किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल 120 किलोमीटर। ठीक है, तो 120 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड भी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों का छात्रों का अनुपात, 3 वर्गों में छात्रों का अनुपात जो है 5:7:8 है। ठीक है, और तीनों वर्गों में क्रमशः 20, 25 और 40 छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर नया अनुपात जो है वो 9:12:16 हो जाता है। ठीक है, तो नए प्रवेशों के बाद छात्रों का कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि जो भी संख्या होगी ना वो अनुपातिक योग से डिवाइड होगा। मान लीजिए कि 9 + 12 + 16 ये कितना होता है, ये कितना हो गया 21, 16, 37 है ना।
तो जो भी आंसर होगा वो 37 से डिविजिबल होगा। तो इसमें केवल एक ही आंसर है जो 37 से डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है बनाने का। और अगर आपको इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखो पहले क्या अनुपात था, 5:7:8, ठीक है। अब क्या अनुपात हो गया, 9:12:16, ठीक है। यहाँ पे कितना स्टूडेंट पहले क्लास कक्षा में ऐड हुआ, 20। यहाँ पे कितना, 25। यहाँ पे कितना, 40। देखो यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस है, 5 से हो गया 9, है ना। 4 यूनिट का डिफरेंस है, तो 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 20। दूसरे में 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 25। तीसरे में 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 40। देखो सब 5 गुना है ना, सब क्या है, 5 गुना है कि नहीं, सब 5 गुना है। तो ये देखो जो भी टोटल सम होगा, अनुपातिक सम कितना है, 37 है, तो 37 गुना 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, इसका 37 गुना 5 अगर हम लोग करते हैं तो 185 आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को इसलिए ऐड किए हैं हम, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एक संख्या में 5/3 के बजाय 3/5 से गुना हो जाती है, तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती हुई, है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ये बताना है हम लोग को। तो हम लोग देखो ये पहले लिखते हैं कि ये राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ठीक है। राइट क्या है, 5/3 से गुना करना था, लेकिन हम लोग गुना किससे कर दिए, 3/5 से। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ये हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। आना कितना चाहिए, 25, है ना, 5 को 5 से गुना के 25, लेकिन आया कितना, 9। कितना का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस कितना का हो गया, 16 का। 16 का डिफरेंस कितना में, 25 में, तो 100 में कितना, 64% इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको, कुछ लोग इसको रिपोर्ट किए हैं। अब जिन लोगों से नहीं बन पाया वो तो रिपोर्ट करेंगे ही, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन इस बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और ये कॉन्सेप्ट बहुतों को नहीं पता होगा, तो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ आप लोग को। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक फॉर्मूला है ज्योमेट्री का, उसको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ इसके लिए। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोलता है कि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी 61 सेंटीमीटर है तथा उनकी त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, हाँ, कॉमन टेंजेंट या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, उसकी लंबाई क्या होगी। तो मान लीजिए कि दो वृत्त इस तरह से है, ठीक है। दो वृत्त इस तरह से है कि इसका जो सेंटर है वो O1 है और इसका सेंटर है O2 है, ठीक है। इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस R2 है, और ये दो जो है AB और CD, ये इसका जो है ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलते हैं जिसको हम लोग। और ये जो दोनों सर्कल के बीच का जो दूरी है वो D है, ठीक है। तो इसमें अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग को निकालना होता है ना, DCT जो निकालना होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर हम लोग उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लें। DCT AB = CD, ये क्या होगा, ये होता है √D² -R1 -R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि दोनों वृत्तों के बीच का डिफरेंस, केंद्रों के बीच का डिफरेंस और दोनों का रेडियस के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस होता है, ठीक है। D हो गया दोनों सर्कल के केंद्र के बीच का डिफरेंस, D² हो गया, फिर दोनों के रेडियस के बीच का स्क्वायर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले से AB और CD का मान निकाल सकते थे। AB = CD क्या होगा, ये होगा 61, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 61, ठीक है, और ये दिया हुआ है 35 और ये दिया हुआ है 24, ठीक है। तो 61 का स्क्वायर माइनस 35 - 24, 11 का स्क्वायर, ठीक है, R1 - R2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता 37 21, इसका हो जाएगा स्क्वायर और इसका 121, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटा दें तो ये 3600 आ जाएगा, और 3600 किसका आता है स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, मानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं लोग कैसे
रिपोर्ट कर देते हैं, जिससे नहीं बनता है वो रिपोर्ट कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लें अपने पास। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी कुछ लोग रिपोर्ट किए हैं, ठीक है। अब जिससे नहीं बनेगा वो तो रिपोर्ट करेंगे ही, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आप ना इसको एक्सपेंड करते हैं पहले। 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर, और ये इस तरह से चलता जाता है। कहाँ तक चलता है ये? 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। देखो अगर हम इसको और इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 98 प्लस 97 का स्क्वायर ए, और ये 98 माइनस 97 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 96 माइनस 95 प्लस में और 96 माइनस 95, ठीक है। और फिर 94 प्लस 93 और 94 माइनस 93। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। और ये लास्ट का टर्म क्या हो जाता है? 12 प्लस 1 और ये 12 माइनस 11, ठीक है। 12 प्लस 11 और 12 माइनस 11। तो अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें तो देखो ये 1 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है, ये 1 हो जा रहा है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1। हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास सिंपल बचेगा 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95 प्लस 94 प्लस 93, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा? 11 तक, है ना। एक सीरीज हम लोग को मिल गया ना, 98 से 11 तक जा रहा है एकदम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो इसका सम क्या हो गया? देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम लोग को पता गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 98 माइनस 11 87 और एक 88 हो जाएगा, है ना। 88 टर्म्स टोटल इसमें होंगे। तो इसका अगर हम लोग को सम निकालना है तो सम क्या होता है? n/2 मतलब कि 88 टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 और 98 प्लस 11, है ना। तो ये 2 से 44 बार में चला गया और ये कितना हो जाएगा? 44 गुना 107, 44 गुना 109 हो गया ना। हाँ 109, 44 गुना 109। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना आता है? ये आ जाएगा 4796, ठीक है। तो अब 4796 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 4796 है ऑप्शन में, हाँ है, तो ये आंसर, ठीक है। पता नहीं कैसे आप लोग से नहीं बनता है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ए का 50% 16 दिन में ए किसी कार्य को, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ए किसी कार्य को या फिर एक कार्य का 50% 16 दिन में कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए जो है 50% कार्य अगर 16 दिन में कर सकता है तो टोटल काम कितना में दिन में कर सकता है? 32 दिन में, ठीक है, 32 डेज में कर सकता है। और बी जो है काम का 1/4 भाग अगर 24 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरा काम कितना दिन में कर सकता है? 96 डेज में, है ना, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ टोटल वर्क लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये दोनों का एलसीएम जो कि 96 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब टोटल वर्क हम लोग को मिल गया। अब इफिशियंसी निकालते हैं। तो ए का अगर इफिशियंसी निकाल रहे हैं, इफिशियंसी अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। अब दोनों मिलके काम करता है, दोनों मिलके क्या करता है? काम करता है। दोनों मिलके काम करता है तो 96 टोटल वर्क है। और ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो इतना दिन में काम, लेकिन हम लोग को पूरा काम नहीं करना है, हम लोग को काम का 3/4 भाग पूरा करना है। इसलिए यहाँ पे 3/4 से गुना कर दिए, ठीक है। तो ये 4 से और 4 चौका 16 से ये कट जाएगा 6 बार में,
है ना, ये 4 और ये 4 16, 16 से ये 6 बार में चला गया तो 6 तिया 18, 18 दिन में ये पूरे काम का 3/4 भाग को पूरा कर सकता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी कुछ लोग रिपोर्ट कर दिए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग पहले जान लीजिए। जब भी a³ + b³ दिया हुआ हो, है ना, a + b दिया हुआ हो और a + b का होल क्यूब माइनस 3ab निकालना हो, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, देखो a + a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस ab, ठीक है। ये तो सबको पता होगा। अब इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, a + b, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, 3ab। क्यों, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a + b का होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करेंगे तो a² + b² + 2ab और ये माइनस 3ab, तो ab बच जाएगा, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, इसको निकालना है, तो इसको हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग के पास दे के रखा है, ये चीज़ हम लोग को दे के रखा है a³ + b³ 432, ठीक है। और a + b का वैल्यू दिया हुआ है 12 और ये हम लोग को k निकालना है, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 432/12। ये 12 से काटेंगे इसको तो 12 तिहाई 36, 12 छक 72, ये 36 आंसर आ गया, है ना। अगर आपसे नहीं बनता है तो रिपोर्ट मत कीजिए, दूसरों को भ्रमित मत कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्री में लोगों को इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, फिर भी कुछ लोग जो है लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हम लोग जितने भी लोग हम लोग मेंबर हैं स्टडी फॉर गोल्स के, सब किसी ना किसी जॉब में हैं और जॉब में रहते हुए फ्री में आप लोगों के लिए कंटेंट, अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे। जिसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है हमारी वीडियो मत देखिए, हमारे टेस्ट को मत दीजिए, लेकिन जिसको पढ़ना है उसको भ्रमित मत कीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पतंग का मांझा, है ना, मांझा मीन्स उसका जो रस्सी होता है, क्षैतिज सतह से मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि मांझे की लंबाई 80 मीटर है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये पतंग है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पतंग है, ठीक है, और ये जो है ग्राउंड के साथ जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका जो है ये 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, ये वर्टिकल हाइट, ये वर्टिकल हाइट निकालना है हम लोग को, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट निकालना है। तो इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जिससे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन जो है चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ बनाने के लिए कुछ डायग्राम हमको ड्रॉ करना होगा, वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आप तीनों साइड का जो है मान, मतलब तीनों साइड का जो अनुपात होता है उसको आप माइंड में रखिए। आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, तो बेस जो होगा वो √3 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेनस जो होगा वो 2 होगा। इसी तरह से अगर 45 डिग्री है तो बेस होगा 1, परपेंडिकुलर होगा 1 और हाइपोटेनस होगा √2। इस तरह से अगर एंगल 60 डिग्री है तो बेस 1 होगा और परपेंडिकुलर √3 होगा और हाइपोटेनस जो है वो 2 होगा, ठीक है। तो हमारे केस में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मीन्स ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये कितना होगा 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 40, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 80 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसलिए √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40√3। तो हमारा आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा 40√3, ठीक है। आप इस चीज़ को ना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात जो है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है वो 3:4 है, और बट्टे प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात जो है वो भी 3:4 है। तो लाभ प्रतिशत हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि जो डिस्काउंट परसेंट जो है ना वो उसको मान लेते हैं हम लोग
डिस्काउंट परसेंट को हम लोग मान लेते हैं कितना 3x और प्रॉफिट परसेंटेज को मान लेते हैं 4x। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिस्काउंट का, CP/MP इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग को CP और MP का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत कितना माने हम लोग 3x और प्रॉफिट प्रतिशत कितना माने हम लोग 4x। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 300 प्लस 12x इक्वल टू 400 माइनस 12x। ठीक है, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 24x इक्वल टू 100। यहाँ से 4x का वैल्यू हम लोग को अगर निकाल लें तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 100/6, 100/6 जो कि आएगा 16:2/3%। और हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या है 4x ही है, तो 4x हमारा कितना आंसर हो जाएगा 16:2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो ये है 3 पे पावर 1/4, ठीक है, 10 पे पावर 1/6 और 25 पे पावर 1/6 12। ठीक है, तो जब भी इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के लिए हम लोग को बोला जाए ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये ना जो भी अंश में हर में संख्या है 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। 12 कितना एलसीएम कितना 12 हो गया, और सबको 12 से गुना कर दीजिए, सबको 12 से गुना कर दीजिए, है ना। 12 से ये 4 से 3 बार में, ये 6 से 2 बार में, और ये 12 से 1 बार में। तो अब ये कितना आ गया 3 का क्यूब, ये कितना आ गया 10 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 25 पे पावर 1, तो ये 27 होता है, ये 100 होता है, अब 25 है। तो आप इसको बढ़ते घटते क्रम में आसानी से सजा सकते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी इसमें कौन है, ये है, तो ये सबसे पहले है। ठीक है, इसके बाद ये है, तो ये इसके बाद है, और सबसे छोटा ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोग ना कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो आप कैलकुलेशन में ना फंसें, इसके लिए इसका क्या अप्रोच होना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखो x और y का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को पूछा क्या गया है x² + y² का वैल्यू हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो x² + y² का वैल्यू पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, x + y चाहिए और xy का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x + y हम लोग निकाल लेते हैं, x + y हम लोग निकाल लेते हैं। ये कितना होगा √3 + 1 √3 - 1 प्लस √3 प्लस √3 - 1 √3 + 1। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 और √3 + 1, है ना, और ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1। देखिए आप लोग को बताना है इसलिए हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 4 आएगा, 4 4 8, और नीचे जो है वो a - b और a + b के फॉर्मूले में टूट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 आएगा। ठीक है, तो ये कितना है 4 4 8 और 2, तो ये आ गया कितना 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग xy निकालेंगे तो xy अगर निकालते हैं तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1 इंटू √3 - 1 और √3 + 1, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है हम लोग को x² + y² निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया x + y का होल स्क्वायर - 2xy। ठीक है, तो x + y का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 2 टाइम्स xy का वैल्यू 1 है, 2 × 1 2 हो गया, तो ये 16 - 2 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है, उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी एक हाल चढ़ाई गई है, पहिए का नया घेरा क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इसका रफ डायग्राम हो गया,
ठीक है। मान लीजिए कि पहले हाल चढ़ाने से पहले जो है वो उसका रेडियस कितना था, r1 था, ठीक है। अब हाल चढ़ाने के बाद उसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस बढ़ जाएगा, ये r2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना दे के रखा है, इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस कितना दे के रखा है, इसका थिकनेस दे के रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला घेरा क्या होगा, मतलब कि पहला परिधि सरकमफेरेंस वो कितना होगा 2 पाई r1, और 2 पाई r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 पाई मीटर, है कि नहीं, 2 पाई मीटर। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला गया है कि नया घेरा क्या होगा, है ना। नया घेरा है ना कि बाहरी घेरा, दूसरा घेरा क्या होगा, दूसरा घेरा या फिर नया घेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पाई r2, 2 पाई r2। और r2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r2 को हम लोग लिख सकते हैं, देखो r1 प्लस 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो वो हम लोग हो जाएगा 5/100 मीटर, है ना। तो ये इतना मीटर हो जाएगा दूसरा घेरा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो ये 2 पाई r1 हो गया और प्लस 2 पाई इंटू 5/100, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। और 2 पाई r1 का वैल्यू हमारा कितना है 2 पाई मीटर, तो ये 2 पाई यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। और ये देखो इसको अगर हम लोग 2 5 10, 10 से ये 10 1 कट गया, है ना, तो ये पे कितना हो जाएगा 0.5, है ना, पाई/10, अब पाई/10 लिख दो यहाँ पे, पॉइंट मत लिखो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई कॉमन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 21 पाई/10, ये मीटर में आया, ठीक है, इतना मीटर। लेकिन हम लोग को इसको कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 21/10 गुना पाई का वैल्यू 22/7, और इसको हम लोग को आंसर जो चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वापस से हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। तो ये 7 तिया 21 और 10 से 1 0 चला गया, 22 तिया 66 गुना 10, ये 660 सेंटीमीटर। मतलब नया घेरा जो है वो कितना हो जाएगा 660 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, एकदम क्लियर सॉल्यूशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके समझें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखें आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कुछ लोग रिपोर्ट किए थे, वो सब महान लोग हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज में स्थित अंतः केंद्र की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस त्रिभुज XYZ की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी, ये हम लोग को बताना है। तो इससे पहले एक थ्योरी आप लोगों को जानना होगा, इसके लिए हम एक ग्राफ डायग्राम बना। देखिए एक कोई त्रिभुज है XYZ, ठीक है, और ये जो इसकी माध्यिकाएं होती है ना, समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती है वो समान होती है। और हम लोग जानते हैं कि माध्यिका जो होती है वो 2:1 में होती है, 2:1, ये 2 होगा, ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट, ये अगर 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा, ठीक है। और इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, मतलब 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट जो है ये जो है इसका इन सेंटर को दर्शाता है, इन सर्कल को दर्शाता है ना, इन सर्कल को दर्शाता है। और इसका जो ये लार्जेस्ट यूनिट होता है ना वो बाह्यवृत्त, है ना, सर्कम सेंटर को दर्शाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसीलिए ये टोटल माध्यिका कितना यूनिट का हो जाएगा, ये 2 यूनिट और 1 यूनिट 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 गुना 3 यानी कि 18। इसकी सारी माध्यिकाएँ जो होगी वो 18 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अगर आप इसको समझते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5⁻2n माइनस 2⁻3n का फैक्टर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पहले क्लास में भी हम लोग बताए हैं, पिछले क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर आप करवा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को। तो ये इसको आप हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू n माइनस 2 का क्यूब और पावर n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 पे पावर n माइनस 8 पे पावर n, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या a पे पावर n माइनस b पे पावर n है के फॉर्म में है, n इवन हो या ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक फैक्टर क्या होगा a माइनस बी।
a माइनस बी उसका एक फैक्टर होगा, इवन हो या ऑड हो, एन इवन हो या ऑड हो, a माइनस बी उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ पे फैक्टर इसका क्या हो सकता है 25 माइनस 8 जो कि क्या हो जाएगा 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखाई देना 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो इसको क्या करना है, इसको सिंपली जो है पलट देना है। 9/26 है ना, तो 26/9। अब क्या करना है 9 से 26 को भाग दो, 9 से कितने बार में जाएगा ये 2 बार में, 18 कितना बच गया ये 8 बच गया। फिर 8 से 9 को भाग दो, कितने बार में जाएगा 1 बार में 8। फिर कितना हो गया बचा हमारे पास 1 से 8 को भाग दो, ठीक है ये 8। तो ये जो है ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। 2 + 1 3 + 8 क्या हो गया 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य का 5/8 भाग के बराबर है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। मार्केट प्राइस का 2/5 भाग बराबर है सेलिंग प्राइस के 5/8 भाग का। तो मार्केट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 25/16। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु पे मार्केट प्राइस जो है 25 है, तो उसको हम लोग बेच कितना में रहे हैं 16 में, तो हम लोग डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं 5 और 6 9 रुपये का, 9 का 25 में 16 को घटाएंगे तो 9 का डिस्काउंट दे रहे हैं कितना में 25 में, तो 100 में कितना 25 चौका 9 चौका 36% का डिस्काउंट दे रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग को डिफरेंस पूछा जाता है CI और SI में, है ना, तो वो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है P, जहाँ P क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट R/100 और जितने साल के लिए हो वो। तो इसका देखो डिफरेंस दिया हुआ 19.2, हम लोग को P निकालना है और ये हो गया 8/100 है ना का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए पूछा गया है। तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 19.2 इंटू x इंटू 2/15 इंटू 2/25, सॉरी 15 बोल दिए 25। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा 19.2 इंटू 625/4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 से ये 4.8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3000, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 3000, ठीक है। तो ये रहा मॉक टेस्ट 36 में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्लीज़ जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं, उसको आप लोग भ्रमित नहीं करें, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ें, जिसको अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है वो सब देखें, और नहीं देखना है तो कृपया यहाँ से चले जाएं, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।